Good morning student. Today we have discussed on topic tidal energy and hydropowers. This is lesson 3 of your EVS book. Now we start. What is tidal energy? Ocean produce 3 form of energy. One is tidal energy, second is wave energy, and third is ocean thermal energy. Now we study about what is tidal energy. What do you mean by tides? Sequence of rise and fall of ocean waters. टाइड्स वो होते हैं जब ओशियन का वाटर राइज होता है, फॉल होता है, यानी घटता बढ़ता है, उसी को हम टाइड्स बोलते हैं. The term tides is used for periodic rise and fall of water of the oceans and produced by attractions of moon. And this rise and falls of water produce large amount of energy are called tidal energy. ओशियन का वाटर क्या होता है, हमेशा घटता और बढ़ता रहता है, राइज और फॉल होता रहता है. ये किसके वजह से होता है? अट्रैक्शन ऑफ मून, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब अर्थ रोटेट करता है, उसके वजह से जो ओशियन का वाटर है वो हमेशा घटता और बढ़ता रहता है. और ये जो ओशियन का वाटर जब घटता और बढ़ता है तो एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं. एक दिन में ओशियन में 2 बार टाइड्स आते हैं. वी कंस्ट्रक्ट ए डैम अक्रॉस ए रिवर माउथ. हम रिवर के माउथ पे एक डैम बनाते हैं, एक रिजर्वायर बनाते हैं जिसमें हम वाटर को स्टोर करते हैं. जब टाइड्स आते हैं उसमें वाटर को स्टोर कर लेते हैं, उस पर एक गेट लगा होता है तो ऑटोमेटिकली
ओपन और क्लोज होते रहता है। जब टाइड्स आएगा तो गेट्स ओपन हो जाएगा, उसमें पानी स्टोर हो जाएगा, फिर वो क्लोज हो जाता है। वहाँ पे एक टरबाइन फिट कर देते हैं और डायनामो लगा देते हैं। और जब टाइड्स राइज होता है तो टरबाइन रोटेट होगा, क्योंकि जब वाटर जाएगा तो टरबाइन से होकर जाएगा, यानी टरबाइन से ऊपर होकर जाएगा, क्योंकि टाइड्स राइज होगा तो क्या होगा, तब टरबाइन रोटेट करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। वो जो हीट प्रोड्यूस करेगा तो डायनामो के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा जनरेटर के हेल्प से। और जब फिर टाइड्स राइज हो जाएगा तो जो हमारा टरबाइन रहेगा, उसी जो हम रिजर्वायर बनाए रहते हैं, उसका पानी पाइप के थ्रू उस टरबाइन पे गिराएंगे, मतलब वो मशीनली होगा। उस टाइम पे उस टरबाइन पे गिराया जाएगा पाइप के थ्रू। फिर क्या होगा, फिर टरबाइन रोटेट करेगा, तो जब रोटेट करेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो डायनामो के थ्रू जो वाटर की एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। Tidal energy. Oceanic tides can be used to generate electricity. Floodgate dams are built across inlets. During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea via a pipe, which carries it through a power-generating turbine. In India, the Gulf of Kutch provides ideal conditions for utilizing tidal energy. A 900 megawatt tidal energy power plant is set up here by the National Hydropower Corporation. It refers to biomass. Biomass, it is example of renewable source of energy. ये भी एक renewable source of energy का ही example है. It refers to energy derived from plants and animal waste and crop residue, cow dung, etc. ये क्या होता है, देखिए ये एनर्जी प्लांट्स एंड एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल से मिलती है। वेस्ट मटेरियल मीन्स जो ऐसे मटेरियल जिसे हम यूज़ नहीं करते, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं होते हैं, वो ख़राब हो चुके रहते हैं। या फिर एनिमल का डेड बॉडी हो गया, कोई हमारी जो क्रॉप है वो भी ख़राब हो गई हो, और काऊ डंग के थ्रू वी ड्रिल अ होल इनटू द सॉइल। इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम होल बनाएंगे सॉइल में एक होल बनाएंगे, और ये जो सारे हैं जैसे कि प्लांट्स वेस्ट, एनिमल्स वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू, काऊ डंग्स,
जो होल हम बनाए रहेंगे उसमें एक माउथ भी बना देंगे। उस माउथ के थ्रू हम सारा उसमें उस डाइजेस्टर में डाल देंगे। डाइजेस्टर वो होता है जो होल के जो अंदर का जो जगह होगा उसे हम डाइजेस्टर बोलते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें, सारे वेस्ट मटेरियल स्टोर होंगे। 1 पार्ट जितना हम डालेंगे सारे वेस्ट मटेरियल, उससे 3 पार्ट अधिक पानी डाल देंगे उस माउथ के थ्रू, और सारा क्या होगा, उसके बाद उस माउथ को हम बंद कर देंगे। एरोबिक प्रोसेस से जब हम बंद कर देंगे तो वहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर हो जाएगा। जब हम उस माउथ को बंद कर देंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, तो उसमें स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपने नेक्ड आई यानी खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसमें ग्रो कर जाएंगे और धीरे धीरे क्या होंगे, उसमें वो एक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, उसे डिकम्पोज करने लगेंगे। आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर फ्यू डेज क्या होगा, कुछ दिनों बाद क्या होगा, वो जो सारे ये वेस्ट मटेरियल थे वो गैसेस प्रोड्यूस करने लगेंगे। जैसे कि गैस में आ जाएगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, ये सब उसमें प्रोड्यूस होने लगेगा। इस गैस के थ्रू क्या करेंगे, जो हम वो वेल बनाए थे जिसमें सारी चीज़ों को डाले थे, उसमें एक पाइप कनेक्ट कर देंगे। उस पाइप को हम अपने किचन में कनेक्ट कर देंगे, तो जो गैस निकलेंगे जैसे मीथेन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए और हाइड्रोजन सल्फाइड्स, वो हमारे किचन में जाएंगे। उससे हम अपना कुकिंग कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, और उस गैस के बाद से हमारा मैन्योर बचेगा। वो मैन्योर हम अपने फील्ड में यूज कर सकते हैं। उस मैन्योर में लार्ज अमाउंट में उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस रहते हैं। What is biomass? What is biomass energy? How does biomass work? And examples of biomass. Now, what is biomass? Well, all the organic materials made from plants and animals are known as a biomass. Examples of biomass are wood, crops, animal manure, some garbage, etc. The word bio means life and mass means all these things are materials. Biomass is renewable source of energy. It means we can use biomass again and again in order to generate energy. Now the second important question is that why we study biomass, or why is biomass important? The answer is very simple. Biomass is important because it contains stored energy. For instance, we know that wood is biomass. When you burn it in fireplace, you get heat energy from the wood. Thus, we say that all the biomass materials contain stored energy. Now, how is biomass produced, or from where they get energy? Well, we know that plants absorb the sun's energy in a process called photosynthesis. Plants store some amount of this energy in various parts. This stored energy in plants is known as a chemical energy. Thus, all the biomass like crops, vegetables, and wood contain chemical energy. For instance, potatoes contain stored chemical energy. When you eat it, what you get? Well, you get the chemical energy of the potatoes. Similarly, when you burn wood, the stored energy or chemical energy of the wood is converted into heat energy according to the law of conservation of energy. Therefore, we usually say biomass energy. Now, what is biomass energy? The energy usually obtained by burning biomass materials is known as a biomass energy. There are many methods used for the conversion of biomass into energy, but the most common are direct combustion and fermentation. In direct combustion process, we burn the biomass materials, while in fermentation process, we convert biomass into useful energy under the bacterial actions. For instance,
By fermentation process, we can convert sugar or glucose into alcohol like ethanol. In many countries like Brazil, ethanol is used as biofuels in vehicles, while in direct combustion process, biomass materials like wood, animal manure are directly burned in a combustor or furnace to generate hot gases, which is then fed into boiler to generate steam and run steam turbines. By this way, we can generate mechanical energy or electrical energy from biomass materials. Once electrical energy is generated by this way, it can then be converted into other forms of energy like light energy, heat energy, kinetic energy, potential energy, etc. Thus, we therefore say that biomass is a potential source of energy. Finally, let me teach you that what are the advantages of biomass energy. Well, there are many advantages of biomass energy. For example, biomass energy is renewable source of energy, means it can be used again and again. Secondly, it is environmentally friendly source of energy. It doesn't eject or produce pollutant gases like nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, etc. Thirdly, it is a cheap source of energy. It requires low initial investment. After that, very minimum capital and resources are required to run the farm. Fourthly, alternate form of petroleum. Fifthly, available throughout the year. It means that we can utilize biomass energy throughout the year. Some renewable energy sources like solar and wind energy can be utilized at certain periods and certain days in a year, but biomass energy is available throughout the year. This was all about biomass and biomass energy. If you have learned something new in this video, then like this video and subscribe our channel for more conceptual lectures. Thank you very much for watching this video. हाइड्रो पावर, हम हाइड्रो से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
हाइड्रो पावर, वाटर इज स्टोर इन ए डैम। हम पहले क्या करेंगे, एक डैम बनाएंगे जिसमें वाटर को स्टोर कर देंगे। व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम ए हाइट, वाटर मूवमेंट रोटेट वाटर टर्बाइंस थ्रू दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर्स। जब हम डैम बनाएंगे तो डैम थोड़ा हाइट पे बनाएंगे और उसके नीचे एक टर्बाइन लगा देंगे। डैम हाइट पे रहेगा, उसके नीचे हम टर्बाइन लगा देंगे। जब वाटर होगा ट्यूनल के थ्रू नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, अंदर आएगा, तो वो टरबाइन से होकर जाएगा, जिससे क्या होगा, वाटर के मूवमेंट से, वाटर के स्पीड से वाटर टरबाइन रोटेट करेगा, जिसमें हम एक डायनामो भी लगाए रहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जब वो रोटेट होगा तो उस वाटर से जो एनर्जी निकलेगी वो वाटर टरबाइन के थ्रू वाटर इज स्टोर्ड इन ए डैम। हम वाटर को एक डैम में स्टोर करेंगे। व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम ए हाइट, वाटर मूवमेंट रोटेट वाटर टरबाइन। हम एक डैम बनाएंगे तो वो डैम थोड़ा हाइट पे होगा, उसके नीचे हम टरबाइन फिट कर देंगे। जब वो वाटर का मूवमेंट होगा, जब हाइट से नीचे की तरफ आएगा तो वो वाटर टरबाइन को रोटेट करवाएगा। जब वो वाटर टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन रोटेट होगा, जिससे वो हीट होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। हम डायनामो के थ्रू वो जो एनर्जी वाटर से निकलेगी उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। कंट्री, जैसे कंट्री है कनाडा है, ब्राज़ील है, न्यूजीलैंड है, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू जनरेट करते हैं। ये सारे जैसे कि जो सन थे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर, ये सारे एग्जाम्पल रिन्यूएबल सोर्स के एग्जाम्पल थे। ये रिन्यूएबल सोर्स क्या है? दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये क्या होंगे, ह्यूमन के थ्रू कभी फिनिश होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो सन है वो भी अर्थ से जाएगा नहीं, टाइड्स भी आना जाना बंद नहीं होंगे, वाटर भी कम नहीं होगा। तो क्या ये कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, ये सोर्सेस कभी खत्म नहीं होंगे। और ये क्या है, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं। इसे हम अगेन एंड अगेन यूज करें तो ये फिनिश नहीं होंगे और ये किसी भी टाइप का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। Hydropower. Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydroenergy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today,
Modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production: dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run-of-river hydro. Run-of-river still uses turbines and generators, but relies on natural water flow rates of rivers, diverting just a portion of the water through turbines. Because run-of-river hydro is subject to natural water variability, it is more intermittent than dammed hydro. There are various sizes of hydro plants that produce electricity. Large hydro, greater than 30 megawatts, small hydro, 100 kilowatts to 30 megawatts, and micro hydro, less than 100 kilowatts. The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts, which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. Hydropower has several benefits. It is a cost-competitive form of electricity, even though the initial building cost can be high. It is quite reliable compared to other renewable options and pairs well with other sources as it can be used as baseload power. In some cases, dammed reservoirs can also help with flood control and be a reliable water supply for communities. There are also some concerns with hydropower, especially when it comes to large dams. Damming a river has a major impact on the local environment, changing wildlife habitats, blocking fish passage, and often forcing people in riverside communities to move out of their homes. In addition, dam failures can be catastrophic, claiming the lives of those living downstream. Hydro plants are also not completely free of greenhouse gas emissions. As with most forms of energy, carbon dioxide emissions happen during construction, particularly due to the large quantities of cement used, and plant matter in the flooded areas makes methane, another greenhouse gas, as it decays underwater. That's hydropower.